नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको बाइलिंगुअल मैनर में यहां पर कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपके आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग वेबसाइट से और न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं जो आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं, प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है और उसके साथ ही जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग और देखेंगे अपना कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम की चर्चा यहां पर की जा रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है वहां पर इंडिया की जो अभी तक स्टैंड है वो हम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब हम तटस्थ हैं वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना आवश्यक है भारत के लिए, क्योंकि एक तरफ तो यूएसए है और एक तरफ पहले वाला यूएसएसआर और आज का रशिया, रूस और चाइना। तो एक तरफ यूएसए है, कैपिटलिस्ट आप आइडियोलॉजी को ले सकते हैं, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, इधर आप रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, तो इनके बीच में नेक्सस जो है आपका देख रहे हैं। तो अब दोनों तरफ जो भारत के संबंध है यूएसए से, तो स्ट्रैटेजिक डायमेंशन में हम बहुत ही करीब होते जा रहे हैं उसके साथ, है ना, जो मिलिट्री अलायंस और भी सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड। ऊपर से रशिया हमारा पुराना बहुत अच्छा मित्र है, आईआर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मित्रता को वैसे मत लीजिएगा। तो यहां पर दोनों के साथ रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो है बहुत बैलेंस चलना होगा और क्लियर कट हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट की जो आपकी नाम की बात की जा रही है, जो नेहरू जी के टाइम पे इसको इनिशिएट किया गया 50 के दशक में ही, ठीक है ना, मतलब आप देखेंगे कि 52, 53 उस समय 1960 इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट था ये, क्योंकि इसमें सारे जो आपके जहां पर उपनिवेशवाद था, जो आपकी कॉलोनीज थी, ऐसे देश शामिल थे। तो उनके जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में नेहरू जी उभर के आते हैं। फिर धीरे धीरे जब पूरा वर्ल्ड 90s के बाद आप देखेंगे तो यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और जो वर्ल्ड आपका बाइपोलर एक तरीके से हो गया था, एक धड़े में कैपिटलिस्ट अप्रोच वाले और एक धड़े में आपके सोशलिस्ट अप्रोच वाले थे। तो आप 90s के बाद देखेंगे कि जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल करती है, कहां पर, हमारे विश्व में। तो वहां पर प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है किसकी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो अभी वापस से जो है ये न्यूज में इसलिए है कि वहां पर हम न्यूट्रल है। तो देखेंगे इसको आईआर का पार्ट है और इस पे ऐसे वगैरह भी पूछा जाता है, तो देख सकते हैं इसको, जीएस पेपर सेकंड में रख सकते हैं इसको। दूसरा स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट है ये आपका, इसको देखेंगे, है ना, महिलाओं से संदर्भित, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरीके की जो भी कल्याणकारी योजनाएं आती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल इश्यू का पार्ट है, जीएस पेपर 1, 2, 3 कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी आप इसको जीएस पेपर 2 में रख के देख सकते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज देखी जा रही है, तो ये क्राइसिस के कारण बहुत सारी समस्याएं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज देखा जा रहा है। तो भैया ये एक ऐसा इनपुट या रॉ मटेरियल है जिसपे पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी से जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, तो इन सब में ये क्या है, एक इनपुट की तरह काम करता है। तो अगर इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे इस क्षेत्रक में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको देखेंगे हम लोग कि अर्धचालक होता क्या, कई बार देखा अभी हमने। तो थर्ड पेपर का पार्ट है ये आपका, ठीक है। और इसके बाद जो एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये डेली आ रहा है इस तरीके का जो भी आपका आर्टिकल है, तो इसको देखेंगे। पेपर थर्ड एनवायरमेंट का पार्ट है। फूड एक्सपोर्ट, कुछ डेटा है कि किस तरीके से ग्रेप्स में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, किस तरीके से डेयरी सेक्टर में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये इसमें से कुछ डेटा हम अपने पास रख सकते हैं और उसको हम आंसर में एज अ रैशनल, एज अ मतलब हम फैक्ट को, जब हम कोई तथ्य देते हैं तो उसके पीछे
तर्क रहता है ना कि मान लीजिए कोई बात हमने की कि महिलाओं की स्थिति ऐसे खराब है, तो हमने कोई जो है रिपोर्ट कोट की, एक इंटरनेशनल लेवल की, एक नेशनल लेवल की, है ना। क्यों? क्योंकि उससे हमारा तर्क देने से, उत्तर में पुष्टि हो जाने से उत्तर सशक्त हो जाता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप फूड एक्सपोर्ट को थर्ड पेपर में रख सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखेंगे डिटेल में अब। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोला जाता है, तो इसकी प्रासंगिकता अभी क्यों देखी जा रही? क्योंकि भारत वहां पर रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में अभी तक फाइनली क्या है, तटस्थ है। ठीक है, अब समझिएगा, यूएसए के साथ हमारे जो रक्षा संबंध है, जिसको मिलिट्री के संदर्भ में या सुरक्षा के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उसी को बोली जाती है कि वो बहुत अच्छे स्तर पे है दो देशों के बीच में, अगर उनके बीच में सैन्य संबंध बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो हमारे जो है रक्षा के क्षेत्र में संबंध लगातार यूएसए के साथ बढ़ रहे हैं, और यूएसएसआर के साथ जो हमारे संबंध है वो ऐतिहासिक काल से, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि बहुत अच्छे रहे हैं। वहां से भी हम जो है सैन्य संबंध हमारे, टेक्नोलॉजी भी हम वहां से लेते देते हैं, आदान प्रदान होता है, बहुत अच्छे संबंध हमारे यूएसएसआर के साथ भी रहे। अब यहां पर जब यहां पर आइडियोलॉजिकल या सुपर पावर्स की लड़ाई है, तो एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर, तो दोनों से संबंध हमारे अच्छे। तो भारत को यहां पर बैलेंस किस तरीके से करना है, अपने आप को किस तरीके से, अपने संबंधों को ना बिगाड़ते हुए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना है ना। तो उसके लिए यहां पर वो न्यूट्रल बना हुआ है, और ये कहीं ना कहीं प्रासंगिकता सिद्ध करता है नैम की, है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, नेहरूवियन पॉलिसी के रूप में जाना जाता है उसको, क्योंकि उन्होंने ही इनिशिएट किया था। अब जेनेसिस ऑफ नैम की बात कर रहे हैं, नैम की, तो सीधी बात है, कोल्ड वॉर सेकंड जब आपका होता है, कोल्ड वॉर सेकंड का जो आपका फेज है, जिसको क्या बोलते हैं, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, तो उस समय के बाद आप देखेंगे कि वैसी वॉर नहीं देखी गई, है ना, कि जो है वर्ल्ड वॉर हो जाए, है ना, वर्ल्ड वॉर उसके बाद नहीं हुआ। अब किसी तरीके का वैसा वैश्विक पटल पे उस तरीके के युद्ध नहीं देखे गए, लेकिन वहां पर आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ाई चल रही थी। किसकी? यूएसएसआर की, यूएसए की। एक तरफ क्या है, सोशलिस्ट अप्रोच, एक तरफ क्या है, कैपिटलिस्ट। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो दो ध्रुवीय, दो ध्रुवों में बट गया, मतलब पोलराइज्ड हो गया वो। ठीक है, अब उस टाइम पे आइडियोलॉजिकल लेवल पे जब लड़ाई थी, तो यहां पर भारत जैसे स्वतंत्र हुआ, तो बहुत सारे जो आपके ऐसे देश थे जो ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, तो धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे देशों का ये एक तरीके का ग्रुप था। इसमें डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, ठीक है ना, लैटिन अमेरिका की, जो नाम को बनाया जिन्होंने, है ना, और नाम के थ्रू अपनी चीजों को वहां पर रखा। बोले भैया कि हम किसी के भी साइड नहीं, हम तटस्थ हैं, ना तो हम कैपिटलिस्ट हैं ना हम सोशलिस्ट हैं। ठीक, अब नाम जो आउटकम है वो तीन कंट्रीज का मेनली योगदान देखा जाता है, युगोस्लाविया और टीटो वगैरह नाम सुना होगा आपने, इजिप्ट है, इंडिया है, ठीक है ना। इनके लीडर्स ने जो है एक मीटिंग की 1956 में, ठीक है। इंडोनेशिया और घाना ने भी इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया, और ये 5 देशों को ही माना जाता है कि ये 5 फाउंडर कंट्रीज हैं नाम की। ठीक है, अब यहां पर नाम के बारे में बताया जा रहा है, तो 120 जो है आपकी डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स इसमें क्या है बताइए, ये 120 विकासशील राज्यों का एक मंच है। ठीक है, ये फॉर्मली आप देखेंगे तो ये किसी भी शक्ति या किसी भी देश के विरुद्ध नहीं था, इसीलिए तो बोला गया कि नॉन अलाइनमेंट, हम न्यूट्रल हैं, है ना, एंड फॉर न्यूट्रल। अब यहां पर जो है संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो उसके बाद दुनिया भर में जो देशों का राज्य लिखा है, पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को देश बोलते हैं, कई बार मैं आपको बताता हूं ये, तो यूएन के बाद ये जो है सबसे ज्यादा एक ऐसा समूह है कि जहां पर सबसे ज्यादा देशों की, राज्यों की सहभागिता है ना, भागीदारी है। या इसका ओरिजिनेशन जो है, उत्पत्ति देखें तो 1950s से हुई है, ठीक है ना। और इसकी जो आपकी प्रासंगिकता खत्म होती है वो कब से मानी जाएगी, 90s के बाद। मतलब क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलग्रेड, जो बेलग्रेड में हुआ था, और कब हुआ था, 1961 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर प्रिंसिपल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट एज इट इज हमको समझना है। और ये सब चीजें हमारी आईआर जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, ठीक है ना, उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे कि जब फॉरेन पॉलिसी में को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें वहां पर दिखाई दे जाएंगी। इसमें क्या कर रहा है कि गुटनिरपेक्षता के जो प्रमुख सिद्धांत है, कि पहला तो ये कि भैया आपकी रीजनल जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और जो आपकी सोवरेंटी, संप्रभुता है, उसके लिए परस्पर सम्मान रखना है। ठीक है, यहां पर गैर आक्रामकता की नीति को क्या करना है, संदर्भित करना है, उसका पालन करना है। इसके बाद किसी के भी घरेलू मामलों में अहस्तक्षेप की नीति,
अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस, ये सीधा सीधा आपका कनेक्ट होगा सोवरेंटी से ही, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर समानता और पारस्परिक लाभ होना चाहिए और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये 5 इसके बेसिस हैं नैम के, ठीक है ना। 2013 का आप मेंस देखेंगे तो डायरेक्टली यहां पर प्रिंसिपल वगैरह भी पूछा गया है नैम का मेंस में। इसके जो प्रमुख कार्य है, फंक्शंस हैं, वो क्या है? तो सीधी बात है कि भारत के साथ जो नैम के अंतर्गत शामिल सभी देश थे, वहां पर शांति बनाए रखना है, स्थिरता बनाए रखना है ना। तो उसके लिए जो दो आपकी प्रतिद्वंदता चल रही थी पूरे विश्व में, है ना, पोलराइज्ड हो गया था शीत युद्ध में, आइडियोलॉजिकल वॉर, तो उसमें मध्यस्थता में इन्होंने अपनी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो नैम का काम क्या है, तो भैया विभेदीकरण को समाप्त करना है पहली चीज, और वो उसने ऐसा किया भी। इसके लिए एग्जांपल देखिए आप, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज में कई जगह जो है विभेदीकरण, रेशियल जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन था, उसको जो है अभ्यास में लाया जाता था, उसकी समाप्ति में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद डिसआर्मामेंट में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो फेवर में था यूएनएससी रिफॉर्म, बिल्कुल ठीक बात है। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना दी है, उसमें सिर्फ P5 है। अब P5 है, उसमें भी वीटो अगर एक कंट्री ने कर दिया तो कोई मैटर वहां से पास नहीं होगा। तो भैया जब बनाया गया था 1950 के दशक से, आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो आप उसको एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह है कि आप और लोगों को एंट्री नहीं करना देना चाह रहे हैं, है ना। मतलब इंडिया वहां पर एंट्री करना चाह रहा है, बहुत सारी जगह से जो है देश जो लगे हुए कि वहां पर एंट्री हो, लेकिन एंट्री नहीं हो पा रही है। तो उससे क्या है कि आपने जो संस्थाएं बनाई है उसी का लोकतांत्रिकरण नहीं कर रहे हो आप। एक लिमिटेड जो आपके सुपर पावर से उनके पास ही पावर है कि वीटो, तो भारत का कोई संदर्भ हो या किसी और देश का, तो ये वीटो कर देंगे। जैसे यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस, अब वहां पर अगर रशिया ने वहां पर वीटो कर दिया तो क्या कर लेगा यूएस? तो इन्होंने जो संस्थाएं बनाई है और जिस उद्देश्य से बनाया था उसकी प्रासंगिकता समाप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सुधार नहीं कर रहे हैं, संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर ये पूछा जा रहा है कि ग्रेजुअली जो नैम की आपकी सिग्निफिकेंस कम हुई है, क्या रीजंस है? तो सीधी बात है कि जब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड था, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, अगर तो मल्टीपोलर हो गया तो वैसे भी तटस्थता की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो ये क्या बोला जाता है ऐसा कि अब ये जो है अपनी प्रासंगिकता को खोता जा रहा है, क्योंकि 90 के पहले तक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, तो वहां ये आपका प्रासंगिक था, ठीक है। तो आलोचना करने वाले जो आलोचक हैं वो ये बोलते हैं, है ना, कि भैया ये सिर्फ एक ऐसा मंच बन गया जहां पर जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर वो डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, और समस्याएं बताते हैं, और समस्या को हल करने के लिए कोई भी इनके पास एक्शन प्लान नहीं है ना, और सकारात्मक कार्यसूची नहीं है, ऐसा बोला जाता है। फिर दूसरा ये बोला जा रहा है कि स्लोली और ग्रेजुअली जो नैम है इसने अपनी मोरल अथॉरिटी को भी खो दिया है। तो नॉर्मल से पॉइंट है ये सब, ठीक है ना। इसके बाद मल्टीपोलर वाला सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन था, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि यूएसए के साथ जो हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, आर्थिक आयाम में भी और सैन्य आयाम में भी, और भी टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में, सारी चीजों में आप देखेंगे, है ना। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके कारण ये बोल रहे हैं कि नैम जो है अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है वो संबंध हमारे यूएसए के साथ और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि विकासशील देशों में मान लीजिए कोई रीजनल स्ट्रेस है, रीजनल अगर कोई टेंशन हो गई तो उसको भी हल करने में विफल रहा, उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे भारत चीन हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं उसमें ये कोई भी समाधान वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है क्या ये प्रासंगिक है? अब दोनों तरफ हम पॉजिटिव भी लिखते हैं, नेगेटिव भी लिखते हैं ना, दोनों पॉइंट्स लिखेंगे तभी तो न्यूट्रल बनेगा आंसर। हमको कोई भी राय देनी होती तो हम एक पक्षी दे देते हैं, है ना, और सोचते हैं कि बहुत ठीक है, तो भैया वो आपकी राय है। दोनों राय लेके हमको प्रैग्मेटिक जो है कंक्लूजन देना है ना। ये आप सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आप जा रहे हैं तो आप वहां पर कभी सेक्रेटरी भी बनेंगे, है ना, आप जिलाधीश भी बनेंगे, तो आपका स्टैंड ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, है ना। उसी तरीके से यहां पर आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। अब ये समझिए यहां पर रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि सीधी बात है, रेलेवेंस है एक ग्रुप के रूप में नहीं रह गई है ना, जिस आधार पे, जिस अवधारणा पे 70 इयर्स पहले इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी के रूप में इसकी रेलेवेंस आज भी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो भैया इंडिया जो है इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है
और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उसके सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है, ऐसा ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल से पॉइंट लिखे गए कि ये किस तरीके का सोर्स है, किस तरीके की पावर का सोर्स है नैम, तो सॉफ्ट पावर का। ठीक है ना। और हिस्टोरिक टाइज भी है हमारी, उसको यूज कर सकते हैं हम, है ना, नैम कंट्रीज को एक साथ ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान देखिए, तो जहां पर शांति नहीं थी, अस्थिरता थी, वहां से यूएसए ने अपनी शांति सैनिकों को, ट्रूप्स को वापस बुला लिया। तो वहां पर वापस से जो है अनरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो इस टाइम पे जो है क्या किया जा सकता है, इस तरीके के जो हमारे क्या है प्लेटफॉर्म, उसको यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ताइवान है, चाइना से फ्रीडम की मांग कर रहा है ना। और ताइवान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में क्या है, उसके जो अपने संबंध है उस पर भी अनिश्चितता है, इंडिपेंडेंस है वो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सब जगह बनी हुई है, तो इस तरीके के फोरम को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल से हैं, आप इनको देख जाइएगा। ठीक है। ये समझिए कि जो नैम है उसमें क्या है, उस आंदोलन में स्वायत्तता को प्रायोरिटी दी गई, मल्टीलैटरलिज्म की बात की गई, है ना। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक यहां पर कंसेप्ट आया जो बाइपोलर था। उसके बाद संस्थागत सुधार, इस तरीके की कई उद्देश्यों की पूर्ति उस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम कर सकते हैं। और वहां पर भारत जो है विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है उनको यूज करके हम वहां पर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उसी की तरीके से हम वहां पर नैम का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो अभी जो हमारी क्या है, जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर WCD की, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, है ना, तो श्रीमती जो स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ये आपका प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब क्या है कि महिला जो वैश्विक महिला दिवस है आने वाला है, तो वो वीक चालू हो गया, तो सेलिब्रेट कर रही है हमारी मिनिस्ट्री। तो वहां पर किसके संदर्भ में कर रही है, तो आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसी में ये एक नया आयाम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो लॉन्च किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सीधी बात है कि जो क्या करना है इसमें, कि जो महिलाओं की जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको हमको ठीक करना है। उसके लिए क्या किया जा रहा है इस परियोजना के द्वारा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत में, पैन इंडिया में 6000 वन स्टॉप सेंटर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना। ठीक है ना, फंक्शनरीज को। ठीक है ना, जो आपके किससे रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से, है ना। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए और उस तरीके के वन स्टॉप सेंटर जो है इस्टेब्लिश किए जाएं। ठीक है ना। इसमें क्या इम्फेसिस है, क्या यहां पर जो है किस चीज को प्राथमिकता दी जा रही है, तो जो आपका साइको सोशल डायमेंशन है उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है ना। महिलाओं का जो मनोसामाजिक कल्याण है उस पर हमको जोर देना है और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसकी आपकी जो एम है या उद्देश्य है वो क्या है, तो वन स्टॉप सेंटर के जो पदाधिकारी हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है, ताकि जो है उनको अच्छे से रन किया जा सके। ठीक है। और महिलाओं को उचित संवेदनशीलता और देखभाल के साथ जो है, जिन्होंने मतलब देखभाल प्रदान करना संवेदनशीलता के साथ, है ना, उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसको जो है क्या करना, ठीक करना। जिसने बहुत सारी समस्याओं का सामना, जैसे उनके साथ अगर हिंसा हुई हो, किसी तरीके का संकट का सामना उन्होंने किया हो, है ना, तो उसके लिए ये चीजें हैं क्या ना। किसी भी के साथ अगर कोई हिंसा या कोई दुखद घटना घटती है तो हम सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नुकसान को ही देखते हैं, लेकिन वहां पर मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्ट्रेस लेता है या मानसिक रूप से जो उसके शरीर में ऋणात्मक प्रभाव होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है। इस जो आपका सेंटर होगा इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें स्टाफ होंगे, काउंसलर्स होंगे, यहाँ पर सेल्फ केयर जो टेक्निक्स है उन पे फोकस किया जाएगा। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज का, बिल्कुल सिंपल सा है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। तो भैया सीधी बात है कि सेमीकंडक्टर का वैश्विक संदर्भ में जो है शॉर्टेज देखा जा रहा है लगातार, है ना। तो इससे जो है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जो है बहुत खराब दौर देखा जा रहा है। ये न्यूज का संदर्भ है। अब हमको देखना है कि अर्धचालक क्या, तो नाम से ही समझ में आ रहा है सेमीकंडक्टर। तो भैया ये कैसा मटेरियल होगा जिसकी कंडक्टिविटी जो होगी, कंडक्टर्स जो जनरली मेटल्स होते हैं और जो नॉन कंडक्टर्स जिनको इंसुलेटर बोलते हैं उनके बीच की ये एक तरीके का मटेरियल है। ठीक है ना। कुचालक जैसे आपका सिरेमिक वगैरह हो गया, सेरेमिक वगैरह। अर्धचालिक जो है
प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं वो, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कैडमियम, सेलेनाइड है, आर्सेनाइड है, गैलियम है ना, वो हो सकता है आपका ना, एग्जांपल बता रहे हैं। इसके बाद ये आपका करता क्या है, तो सेमीकंडक्टर जो है डिवाइसेस को मोर कॉम्पैक्ट बनाता है, लेस एक्सपेंसिव बनाता है और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। सेमीकंडक्टर के क्या महत्व है, तो सीधी बात है, ये समझिए कि अगर इसकी आपूर्ति कम हो गई तो ऑटोमोबाइल के जो आपके उत्पादन के लिए जो उद्योग लगाए गए हैं वहां पर क्या हो गया, जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहां का ये मेन इनपुट है। उसके बाद जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना, और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आपकी इंडस्ट्री है वहां के लिए भी इनपुट का काम करता है, तो वहां के लिए भी क्या हो गया, वहां पर हर्डल क्रिएट हो गया, तो वहां पर भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब चीजों की अगर आपूर्ति कम होगी तो इन जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, तो उसका रेट भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि ये किस तरीके से उपयोगी हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है डोमेस्टिकली सारी इंडस्ट्रीज को लगाने की बात की जा रही है, तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। तो वहां पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट है हम उसको मोबिलाइज कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर समझिए कि अगर हम स्वदेशी आधार पर, घरेलू आधार पर अपनी क्षमता निर्माण करके अगर इंडस्ट्री लगाते हैं जहां पर से हम विनिर्माण करते हैं, ठीक है, तो वहां से रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा हमारा, और फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, है ना। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हमारा रेज होगा। उससे क्या होगा, हमारी रेवेन्यू हमको आएगी, विदेशी जो आपकी मुद्रा है उसकी भी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो हमारे पास सरप्लस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खत्म होगा। इन सब चीजों को आप यहां से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यकता जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा इसलिए क्योंकि लगातार जो इंटरनेट यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनकी संख्या लगातार महंगी होती, मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, मांग बढ़ती जा रही है, ध्यान दीजिएगा, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब जैसे कोविड के टाइम पे हो गया कि वर्क फ्रॉम होम, तो भैया इन सब चीजों की तो आपकी क्या हुई, मांग और ज्यादा बढ़ी। ठीक है। इसके बाद जो है आप देखिएगा यहां पर लिखे गए हैं कि जो आपके लोकली, मतलब जो इंडिजिनसली या स्थानीय रूप से बने जो इस तरीके की चिप्स होती है उसको ज्यादा जो उस पर विश्वास किया जाता है। कारण क्या है कि इसका उपयोग जो सीसीटीवी कैमरों से लेके 5G के जितने भी अप्लायंसेस है उसमें किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है साइबर सिक्योरिटी को भी ये हमारे क्या करेगा, एंश्योर करेगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो अब लोकली बनाई जाएगी चिप्स वो ज्यादा ट्रस्टेड मानी जाएगी। अब चाइना से जो मंगवा रहे हैं उस पर तो हमको संशय रहता है ना, कई तरीके की न्यूज देखते होंगे आप लोग कि ये जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं जो है ना, उनको इकट्ठा करना चाहता है, हमको थ्रेट करना चाहता है, तो हो सकता है। और वैसे भी साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट बहुत सारे डायमेंशंस में हमारे यहाँ है। इसके लिए 2000 में एक एक्ट लाया गया था, क्या नाम था उसका, IT एक्ट जो है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है आपकी प्रावधान है, और उसके संदर्भ में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो यहां पर सर्ट इन की जो स्थापना की गई वो क्या है। तो एक साइबर सिक्योरिटी के लेके इस संदर्भ में आप एक आंसर लिखिएगा कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या प्रावधान है, गवर्नमेंट ने क्या जो है स्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए, और उसमें क्या लूप होल है, और किस तरीके के जो प्रावधान है साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए हमारे पास अभी विद्यमान है। इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करके बताना है, और मैं रोज आग्रह करता हूं कि आप लोग कमेंट करके इन सब चीजों का जवाब दिया करिए। ठीक है ना। और इसके बाद जो यहां पर बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, भारत में उसकी क्या अवस्थिति है, तो समझिएगा जैसे USA है, ताइवान है, जापान है, चाइना है, और कुछ जो यूरोपियन नेशंस है उनकी मोनोपोली है प्रोडक्शन में, किसके, सेमीकंडक्टर में। और जिस चीज में मोनोपोली हो गई तो उसका रेट कैसा होगा कि जिसके पास मोनोपोली है उस तरीके से वो उसको ड्राइव करेगा। इसके बाद समझिए कि भारत में जो 100% चिप्स हैं और जो मेमोरी कार्ड्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, सारी की सारी चीजों को आयात किया जाता है। अब हमारे अगर वॉर का टाइम है या हमारे उस देश से संबंध खत्म हो गए तो हम तो डिपेंडेंट है, तो वो रोक देगा उस चीज को। तो जब तक हम आश्रित हैं किसी भी चीज के लिए किसी पर, तब तक वो उसके शोषण होने की या उसके वंचितता में होने की जो संभावना हमेशा बढ़ जाती है। 2020 में भारत ने जो इलेक्ट्रॉनिक के संदर्भ में आयात किया है उसमें $15 बिलियन एक्सपेंडिचर आया है हमारा, उसमें से अकेले हमने 37% हिस्सा जो है चाइना से इंपोर्ट किया है। समझ रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट किया हमने। अब इसके बाद सरकार के इनिशिएटिव्स बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि नेशनल पॉलिसी आई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 2019 में, उसमें इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की जो है बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इसके बाद यहां पर जो प्रमोशन किया जा रहा है स्कीम का, किस लिए,
मतलब स्कीम लाई गई तो कोई ना कोई इंसेंटिव दे रहे होंगे हम लोग ताकि लोग यहाँ पर आगे आगे आए। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, सेमीकंडक्टर्स को, तो यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है, प्रमोट कर रही है इस क्षेत्र को, ठीक है ना। तो ये आपकी स्कीम लाई गई है। अब यहाँ पर बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कोई फर्म या इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो वहां पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है ना, मतलब फाइनेंशियल जो इंसेंटिव दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 25% गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होगी, जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो आपकी सेमीकंडक्टर कंपनी अगर कोई स्टैब्लिश करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंट्री में, तो भैया यहां पर जो सरकार है हमारी, वो इन कंपनियों को कैश जो आपका मदद करना चाह रही है, या उसने जो आयाम बनाया $1 बिलियन का है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव स्कीम है, उसके तहत भारत में अगर कोई भी इस तरीके की यूनिट लगाता है तो उसको 5 साल के लिए जो है इंसेंटिव एक अमाउंट दिया जाएगा 4% से 6% का, ठीक है। इसके बाद यहां पर एफडीआई का जो चैनल यहां पर गवर्नमेंट ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, तो बोला है कि भैया ऑटोमेटिक रूट से यहां पर 100% जो है अलाउ किया गया है एफडीआई। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रोत्साहित होंगे, तो हमारे यहां इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है कि चैलेंजेस क्या क्या है, तो सीधी बात है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कॉस्टली है और इस तरीके की यूनिट्स को लगाना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो हाई कॉस्ट होना अपने आप में एक चुनौती है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि जो भी इंडिजीनियस अगर कोई यूनिट लगाना चाह रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ रेड टैपिज्म है और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बहुत सारे लॉज के जो है आपके, और बहुत सारा टाइम टेकिंग है ना, वैधानिक संदर्भ बहुत सारा, तो इसके कारण भी लोग जो है हतोत्साहित होते हैं किसी भी यूनिट को लगाने में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर देखिए कि जो लिखा गया है कि जो अर्धचालक है ना, उसको इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस टेक्निक की जरूरत होती है, उसके लिए पेटेंट धारकों को बहुत अधिक कीमत पर जो है लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। जो जिसके पास पेटेंट है, तो अगर वो पेटेंट बना रखा है तो बहुत ज्यादा कीमत पे वो लाइसेंस वगैरह देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे यहाँ जो स्किल्ड लेबर है उनकी कमी है, हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन में टाइम होता है, लगता है बहुत ज्यादा, वहां पर अनिश्चितता देखी जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारी जो अनिश्चितताएं हैं वो एफडीआई के फ्लो से भी संदर्भित, इसलिए कि अगर इस तरीके की अनिश्चितता होगी तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं आते हैं, बोलते हैं इतना टाइम लग जाएगा तो हमारा फंड तो ब्लॉक हो गया ना, तो हम किसी और कंट्री में जाएंगे जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इसीलिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से और भी प्रावधान देखेंगे तो कर के हिसाब से भी कुछ चीजें जो हैं, जो अनसर्टेन टैक्स रिजीम है हमारे यहाँ, उससे भी लोग जो है हतोत्साहित होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो इन अनइंटरप्टेड जो है 24/7 पावर सप्लाई की भी आवश्यकता होती है ऐसी इंडस्ट्री को, ठीक है ना। तो इसका भी जो है भारत में अभी तक अभाव है ना। बहुत सारी योजनाएं ला दी गई, उसमें बोल दिया गया कि 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो गया, विद्युतीकरण, पर ऐसा यथार्थ में नहीं है। हालांकि हमने जो है इस क्षेत्र में विकास किया है सारे क्षेत्रों में, लेकिन अप टू द मार्क अभी भी नहीं है। अब वे फॉरवर्ड अगर यहां पर देखा जाए तो सीधी बात है, हमको R&D में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को R&D में इंडल्ज कराने के लिए इंसेंटिव देना चाहिए, बहुत सारी फंडिंग करनी चाहिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाइए जहां पे लोग इस तरीके की स्किल को सीख सके। फिर हमारे यहाँ लोगों को प्रमोट करिए ताकि वो भी इस क्षेत्र में काम करे और नई टेक्नोलॉजी बनाए, है ना, और इनोवेशन को वहां पर प्रमोट करे, तो इनोवेशन के फील्ड में लोग आए ताकि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी वो R&D में आएंगे। नहीं तो सिक्योरिटी, नौकरी नहीं है ना, सबसे पहले नौकरी नहीं है। अगर नौकरी, हम सिक्योर चलते हैं, हमारा बैकअप ना हो, जो हमारी मेंटालिटी है, सिक्योरिटी ढूंढता कौन है? जो इनसिक्योर होता है, सीधा सा फंडा है, ठीक है। तो यहां पर जो पेटेंट प्रौद्योगिकी है उनके अधिग्रहण के लिए, लाइसेंस के लिए, घरेलू व्यवसाय को हम बढ़ावा देने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंतर्गत सॉवरेन पेटेंट फंड को जो है वहां पर स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपके मैन्युफैक्चरर है उनको सरकार और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो न्यूनतम घरेलू जो न्यूनतम, जैसे MSP होता है ना एग्रीकल्चर के लिए, वैसे यहां पर भी मिनिमम जो डोमेस्टिक लेवल पे जो खरीद का आश्वासन दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सरकार को जो अन्य जो आपके देश है वहां पर भी जो है इस तरीके की यूनिट्स लगाने के लिए, उनके अधिग्रहण के लिए, इस तरीके के जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करना चाहिए, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, तो भैया ऐसा है, एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ बजट वेबिनार 4 मार्च को हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो
तो समझिएगा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा। सीधी बात है, बताइए, एनर्जी सतत विकास के लिए चाहिए, तो हमको क्लीन एनर्जी को यूज करना है डेली। ये आपका न्यूज में, तो कोप 26 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत रणनीति जो है वहां पर लॉन्च की। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है अब सस्टेनेबल मैनर में हमको फुलफिल करनी है। अब यहां पर बजट में कई सारे जो है नियर, मतलब जो आपके शॉर्ट टर्म, नियर टर्म और लॉन्ग टर्म जो है एक्शंस जो लिए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। अब इसमें समझिए कि जो आपका यहां पर प्रमोट करना है, जैसे हम प्रमोट करेंगे क्या, ईवी व्हीकल को। ठीक है, इसके लिए बहुत बार हमने जो है इसको डिस्कस किया है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल जो पॉलिसी है उसमें जीरो फॉसिल फ्यूल जो है उसका लक्ष्य रखा गया है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका जो यूज है उसको जीरो कर देंगे, हम ईवी वाहनों को यूज करेंगे, है ना, मोबिलिटी के लिए। अब इसके बाद यहां पर बैटरी जो स्वैपिंग पॉलिसी है उसको रोल आउट करना, जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको हमको क्या करना, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना ताकि सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट किया जा सके, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को क्या किया जा सके, अपनाया जा सके, बैटरी और एनर्जी को एज अ सर्विस। ठीक है ना, अब नॉर्मल सी चीज है यहां पर। अब ये सब पॉइंट्स जो है ना हम डेली पढ़ रहे हैं, आप इसको बस रीडिंग मान लीजिएगा एक बार। इसके बाद बोल रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दिया जा रहा है ना, जो आपके सोलार पीवी मॉड्यूल्स है उसके अंतर्गत। उसके बाद जो है यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे का संक्रमण, मतलब ट्रांजिशन, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, है ना, इन सबको जो है इंटीग्रेट करना है इनफॉर्मल सेक्टर में भी। ठीक, इसके बाद यहां पर को फायरिंग किया जा रहा है 5 to 7% जो है बायोमास पैलेट्स का, किसमें, थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर से प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर प्रमोट करना है एनर्जी एफिशिएंसी और सेविंग मेजर्स को, कहां पर, कमर्शियल बिल्डिंग में, जहां पर हम क्या करेंगे, जैसे कल हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो उसी से समझिएगा कि यहां पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, बचत के उपायों को बढ़ावा देना है, कहां पर, कमर्शियल बिल्डिंग्स में। ठीक है, इसके बाद कोल गैसिफिकेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारा जो आपका पोल्यूशन होता है कोल से, तो उसको एड्रेस कर सकेंगे हम लोग। इसके बाद जो ग्रीन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए रिसोर्सेस को जुटाने के लिए जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया जा रहा है ना, जारी करना। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है ना, तो उससे क्या होगा, उससे भी कहीं ना कहीं हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाएगा इसको, क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था वो बढ़ा दिया गया, बताइए कितना पहले था और अब कितना जो है कर दिया गया है उसको बढ़ा के। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। फूड एक्सपोर्ट से रिलेटेड नॉर्मल डेटा है कि जो आपके क्या है, अमरूद है, जो गुआवा है, उसके निर्यात में उछाल आया है 2013 के बाद से लगातार 260% की वृद्धि दर्ज की। अब यहां ना परसेंटेज नहीं रखना है कि ग्रेप्स के में कितना वृद्धि हुई, अमरूद में कितना हुआ, आम में, ऐसा नहीं। हमको ये देखना है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मेन मटेरियल क्या है, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो इसमें किस तरीके का हमारे यहाँ ग्रोथ देखा जा रहा है ना, ये देखना है हमको। तो भारत में बताया जा रहा है नॉर्मल सा, ये ग्रोथ वाला पॉइंट देख जाइएगा। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स जो है उसके एक्सपोर्ट में हमने जो है बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भारत की देखी गई है। इसमें फ्रेश ग्रेप्स जो है उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किया गया है फ्रेश फ्रूट कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसके लिए जो हमारे डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं 2020-21 के, तो बांग्लादेश है, नीदरलैंड और यूएई है। यहां पर जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, है ना, वो अकाउंट करती हैं 82%। 2020-21 में भारत के जो ताजे फलों का निर्यात हुआ, ये शीर्ष देश जो 10 कंट्री है वहां पर उसकी हिस्सेदारी 82%, रटना नहीं है। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर भी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, वहां पर भी वृद्धि देखी गई है। ठीक, 2013-14 से अगर कंपेयर करके देखें तो यूएस डॉलर में बात करें 200% की जबरदस्त वहां पर जबरदस्त जो है वृद्धि देखी गई है। और यहां पर आप देखेंगे कि कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ है वैसी ग्रोथ वहां पर हो रही है डेयरी सेक्टर में लास्ट 5 इयर्स का डेटा देखें तो। और डेयरी जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए जो हमारे मेनली जो मेन डेस्टिनेशन कंट्रीज है उसमें यूएई आएगा, उसके बाद बांग्लादेश आएगा और यूएसए भी शामिल है उसके अंतर्गत। ठीक है ना, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट फेज हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, बिल्कुल ज्योग्राफी में ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि यूक्रेन जो है उसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है, तो भैया बेलारूस से भी लगती है, पोलैंड से भी लगती है, मालडोवा से भी लगती है, रशिया से भी लगती है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो वो एरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी वाला, ब्लैक सी वाला, वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया। तो ये हमेशा जो यूपीएससी है उसके टारगेट में होता है ना।
तो यहां पर हमको जहां जहां क्राइसिस हो रहा है, मैंने बोला डेली आप मैप देखा करिए, रटना नहीं उसको, वैसे भी रोज देखते जाएंगे तो दिमाग में रच बस जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि सारे के सारे बेलारूस हो, पोलैंड हो, मालडोवा, रशिया, सारे के सारे ये इसकी जो बाउंड्रीज है वो रखती है यूक्रेन से। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो S-400 ट्रायम्फ बोलते हैं, है ना, ट्रिम्प मिसाइल जो सिस्टम है, उसके बारे में यहां पर करेक्ट ऑप्शन को पिक करना। पहली चीज ये कि ये कैसी आपकी मिसाइल है, तो मोबाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, है ना। इसके बाद ये डिजाइन किया गया है रशिया के द्वारा, और ये जो है इसमें समझिएगा कि इट कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट्स, अनमैन्ड एरियल जो आपके व्हीकल होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद इसको जो बनाया गया है, इसमें इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शनल जो आपका है, जो मल्टी फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, रडार है विद ऑटोनॉमस डिटेक्शन भी है इसमें, और टारगेटिंग सिस्टम। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।